कैथोड रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट। नाउ जे थॉमसन की फर्स्ट डिस्कवरी, मतलब पियरे बोलो, पियरे जो साइंटिस्ट हैं कार्टराइट, उनकी ये एस्टैब्लिश थ्योरी थी कि कैथोड रेज के पास क्या होते हैं, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या बोलते हैं, cathode rays have negative charge particles which move from negative plate to positive plate. But this was the Thomson's discovery. He didn't told about electron mass or anything like that. But next thing he discussed, देखो, in his next discovery with Millikan, देखो Millikan oil drop experiment का नाम तो सुना होगा, किसी ने सुना है क्या? किसी ने सुना है? Millikan's oil drop experiment, Millikan oil drop experiment। आयुष सुने हो? अदिति, आस्था, मनीष, विवेक, सुना है? सुना है? नहीं सुने हो? देखो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज, देखो जे थॉमसन और मिलिकन सर ये साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट ऑफ बिफोर रदरफोर्ड, ठीक है। पियरे, मिलिकन एंड रदरफोर्ड बहुत बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर थे भाई साहब इंस्ट्रूमेंट्स के। तो देखो इन हिज नेक्स्ट रिसर्च विद मिलिकन, व्हाट जे थॉमसन फाउंड आउट दैट, देखो मैं पूरी सीरीज तुमको समझा रहा हूँ कैसे एक्सपेरिमेंट होता है। व्हाट जे थॉमसन, 11th-12th पे जाओगे तो पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इक्वेशन बनता है। व्हाट जे थॉमसन फाउंड आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव मास लोअर देन द मास ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखो, यहाँ पे पार्टिकल लिखो, ठीक है ना, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन नेम नहीं आया था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं ना, किसी तरह से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अप्लाई किया, और उस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के थ्रू इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि भैया ये जो कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल्स, इनकी मासेस एटम के मास से भी कम होती है। क्या होती है? एटम के मास से भी लेस होती है, ठीक है। और देखो इस चीज़ को कैसे वो बोलते हैं, और यहीं पे डिस्कवरी होता है। दिस इज हाउ जे थॉमसन डिस्कवर्ड दैट कैथोड रेज हैव, कैथोड, देखो क्या क्या डिस्कवरी करते हैं। सबसे फर्स्ट उन्हीं की सबसे फर्स्ट डिस्कवरी फर्स्ट क्या थी? कैथोड प्लेट है नेगेटिव चार्ज, कैथोड प्लेट है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है कैथोड प्लेट पे? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। याद रखना कैथोड रेज कहाँ मूव करती हैं, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, कैथोड रेज कहाँ मूव करती हैं बेटा, ताकि एमसीक्यूज में तुम्हें दिक्कत ना रहे। कैथोड रेज मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ? नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द constituent of cathode ray, constituents of cathode ray, ठीक है। क्या है इस कैथोड रे में, क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? तो कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ये जो कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रे कहाँ से कहाँ मूव करती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव करती है, ठीक है ना। सो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है कि अब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एनोड रेज के बारे में। सो देयरफॉर आफ्टर सम टाइम जेम्स चैडविक थे, आफ्टर सम टाइम जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अबाउट एनोड रेज,
ठीक है। क्या किसने डिस्कवर किया? तो एनोड रेस के बारे में किसने डिस्कवर किया भैया? तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि कैथोड रेस, एनोड प्लेट अब क्या है, देखो डिस्चार्ज ट्यूब में, ये रहा तुम्हारे पास डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो पॉजिटिव प्लेट है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड प्लेट। एंड क्या होता था, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ाने पे, समथिंग लाइक 11,500 वोल्ट्स, ठीक है, इतना बढ़ाने पे ऐसा फील होता था कि यहाँ से कुछ ना कुछ मूव कर, एक्चुअली में ये मूव कर नहीं सकता है, बट कुछ ना कुछ इजेक्ट होकर मूव करता था, ठीक है। एंड दे वर थिंकिंग इट वाज लाइक पॉजिटिव चार्जेस दैट आर मूविंग, और यहीं से डिस्कवरी हुई तुम्हारे पास प्रोटॉन्स की, ठीक है ना। सो बोलते हैं क्या कि the properties anode have the properties like, तो प्रॉपर्टीज क्या हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एनोड प्लेट पे क्या होगा? एनोड प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव चार्जेस। एनोड रेज के अंदर क्या होंगे? आवाज जा रही है मेरी? यस और नो? एनोड रेज आर गोइंग टू गो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अदिति, इसके पहले वाला संडे वाला लेक्चर देखा था या नहीं? क्यों नहीं देखा था? ये गलत बात है ना, ठीक है। ये सारी चीजें देखा करो, ठीक है ना, ये सारी। और ये क्रिस कहाँ गया? मनीष, विवेक, ठीक है। मनीष, विवेक, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? ओके। क्रिस, लीव कर जा रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो एनोड रेज आर गोइंग टू गो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। एनोड रेज कहाँ से कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे, ठीक है। पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दीज रेज कंप्राइजेज ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या कंप्राइज करेंगे बेटा? एनोड रेज को कंप्राइज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, एकदम से सारा चीज क्लियर हो गया ना। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारे पास, किस चीज़ का भाई? किस चीज़ का भाई? तो कैटायंस एंड एनायंस का। क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है बेटा? कैटायंस एंड एनायंस। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि कैटायंस के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं और एनायंस के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं? ठीक है, कैटायंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एनायंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कंफर्म हो? कंफर्म हो? अदिति, आस्था, मीत, क्रिस, मनीष, सब शांत है भैया? एक ग्रुप शांत है। कैटायंस पे पॉजिटिव होता है। Na प्लस क्या है? एक कैटायन है। Cl माइनस क्या है? अनायन है, ठीक है। तो क्या, हाँ सुनो, बात सुनो। कैथोड रेज, कैथोड प्लेट्स एंड एनोड प्लेट्स के जस्ट अपोजिट ये कॉन्सेप्ट होती है। क्या कि कैथोड प्लेट के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आया है, एनोड प्लेट के ऊपर क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। लेकिन ये प्योरली अपोजिट केस होता है इन टर्म्स ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। कैटायंस किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। एनायंस क्यों बोलते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। इसका रीज़न, कैटायंस क्यों उनको कैटायंस बोलता है? क्योंकि भाई साहब ये जो एनोड प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए उनका हम नाम क्या देते हैं? कैटायंस नाम देते हैं। जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। एंड जिसके पास नेगेटिव चार्जेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एनायंस जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, एनोड प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कैटायंस तुम्हारे नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट अपोजिट केस होता है। इस फिगर को हरदम याद रखना, इस फिगर को हरदम दिमाग में बना के रखोगे, एकदम से क्लियर पिक्चर। ये पिक्चर क्लियर है तब तक तुम करेक्ट हो, क्लियर पिक्चर नहीं है तब तक तुम
इनकरेक्ट हो, और 98% चांसेस है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है उसी वजह से पूछ सकता है। तो कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस एटम्स बोल सकते हो which are created when the electron leaves from atom। ठीक है, एनायंस किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्जेस एटम which are created when electron jumps to ठीक है। सुनो बालक, तो मैं पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, टेबल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद मैं कैटायंस एनायंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इधर देखो, ये रहा तुम्हारे पास कैथोड प्लेट, ये रहा एनोड प्लेट। ठीक है, ये रहा कैटायंस, ये रहा एनायंस। कैथोड प्लेट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज प्लेट होता है। ठीक है, have electrons, emits cathode ray, emits cathode rays। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बालक्स? अरे जिंदा हो सब या मर गए? एक ही आवाज आ रही है। अदिति, आस्था, मीत, विवेक, मनीष, क्रिस, वो कहाँ तुम लोग भाई? इधर ही हो ना, एग्जिस्ट करते हो ना भाई साहब, या नहीं? है ना? मीत यहीं पे हो? ठीक है, तो इधर देखो। सो कैथोड प्लेट है नेगेटिव, कैथोड प्लेट्स आर नेगेटिव चार्ज प्लेट, हैव इलेक्ट्रॉन्स, emit cathode rays, and one of the most important point कि भैया have anions on them, have actually acquires anions। ठीक है, एनोड प्लेट क्या होता है? जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज प्लेट, emits anode, have protons, बोलो positive charges atoms have protons। थर्ड पॉइंट, actually emits, actually acquires कैटायंस। ठीक है, कैटायंस कहाँ से नाम पड़ी? सिंस they were attracted towards cathode, so positive charges atom are called as cations, positive charge atom are called cations। ठीक है, एंड जस्ट इसका वाइस वर्सा है तुम्हारा anion, since they were attracted towards, लिख लेना इसको। ठीक है ना? कहा भाई? तो towards a node, so negative charge atoms are called as anions। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, क्लियर है ना? ये पूरी तरह से क्लियर है ना? ये टेबल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? मेरे को अभी तुरंत सबका आवाज चाहिए। अदिति, अभिनव, मीत, आस्था, मनीष, क्रिस, यहीं पे हो सब कोई? भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे हो या नहीं हो, कहाँ चले जाते हो तुम लोग? कहाँ? ऑनलाइन क्लासेस चल रही, सिर्फ एक दो बच्चे के रिस्पॉन्स से नहीं मज़ा आएगा। क्या होगा कि फिर मुझे लगेगा कि अरे यार कोई सुन ही नहीं रहा है मेरा।
ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ ना, ताकि तुम्हें पढ़ पाऊँ कि हाँ भाई तुम्हारे चेहरे के मतलब चेहरे को देखूंगा और समझ जाऊंगा, अरे हाँ ये इस बच्चे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस है, एफर्ट्स तुम्हें भी देना पड़ेगा, मेरे को भी देना पड़ेगा, इस बात को समझा करो। ठीक है, मुझे बोलना ना पड़े, मैच्योर हो तुम। ठीक है, चलो सो पॉइंट क्या है, आगे हम स्टडी करते हैं, एंड दैट स्टडी इज जस्ट सी दिस, क्या है कि व्हेनेवर द क्वेश्चन इज कि व्हेन cations or anions are going to created, cations or anions are created। देखो पॉइंट क्या है, आयोनिक बॉन्ड डिस्कस करने से पहले ये कैटायंस और एनायंस के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम से बड़ा गोल हो जाएगा, क्योंकि इनको जान के ही तुम एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। तो कैटायंस और एनायंस, सबसे बड़ी बात ये है, एक बात हरदम याद रखना, ये सबसे बड़ी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन decides an atom can be cation or anion, cation और anion क्या है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या डिसाइड करते हैं कि एटम क्या बनने वाला है, कैटायन और एनायन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, लास्ट सेल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मतलब इनसाइड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन से ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स बेटा, लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे पास कैटायंस क्रिएट होगा एटम या फिर एनायन क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा, देखो पॉइंट क्या है, फर्स्ट हम कैटायंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसकी स्टडी, कैटायंस की स्टडी। तो पॉइंट क्या है, ये कैटायंस कैसे बनते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, और एटम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास सोडियम एटम, एग्जाम्पल क्या है, सुनो देखो, व्हेन द लास्ट सेल ऑफ एन एटम have lesser electrons then nucleus cannot attract it anymore, cannot easily attract it। बालक समझ में आ रहा है ना, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ कि ये अपने पास न्यूक्लियस है, देखो इधर ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, जल्दी से बताओ मेरे को, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, जल्दी से बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मनीष, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ना, ठीक है। आस्था कहाँ है, हेलो आस्था, अभिनव, आस्था कहाँ है, हेलो अभिनव, कंफर्म, ठीक है फिर पॉइंट क्या है, अगर अपने पास जैसे एटम है, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रॉन के पास तो जीरो चार्ज होता है, तो एक्चुअली बोल सकते हो कि न्यूक्लियस क्या चार्ज से एक्वायर रहता है, पॉजिटिव चार्ज से एक्वायर रहता है। और अगर लास्ट से, मतलब मान लो ये दो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, 2 या 3 ऑर्बिट्स रहते हैं, 2 ऑर्बिट्स, ठीक है, तो ये 2 ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अपन सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लास्ट सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट सेल में क्या प्रेजेंट है, लास्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। नाउ सी, एक बात, सिंपल सी बात है कि एक बात हरदम याद रखना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में, दो चार्ज अगर ऑब्जेक्ट है और उन दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। क्या चीज़ के ऊपर होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना कि मास को जितना दूर करते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही चार्जेस के ऊपर भी अप्लाई होता है। क्या कि जितने सारे अट्रैक्टिव एंड तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे अट्रैक्शन या रिपल्सन घट जाएगा, डिस्टेंस नज़दीक करोगे अट्रैक्शन या रिपल्सन पावर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा बेटा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस या ऑब्जेक्ट्स, बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। क्लियर है ना? क्लियर है? देखो क्लियर है ये लाइन, है ना? तो पॉइंट क्या है कि जैसे ही तुम्हारे पास अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो क्या है? आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, जब हम आर स्क्वायर की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे इन नीचे की वैल्यूज़ बढ़ाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। यही होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, है ना? तो क्या है? डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाओगे उतना क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन घटते जाएगा। यहाँ पे नोटिस करो, ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस वो क्या है? R1 है। मान लो क्या है तुम्हारे पास? R1। एंड इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस क्या है? देखो इस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस क्या है? R2 है। एंड इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है? R3 है। नाउ यू कैन नोटिस कि मान लो ये तुम्हारे पास लास्ट सेल वाले को 1 से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड सेल वाले को 2 से इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, थर्ड सेल वाले को 3 से डिनोट कर रहे हैं। क्या नोटिस करते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 3 इज टू मच सिंस डिस्टेंस उसका क्या है? सबसे कम है। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 2 आता है एंड लास्ट में तुम्हारे पास क्या आता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन थर्ड आता है ना? सॉरी 1। सो पॉइंट क्या है कि इस फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसका भाई? इस न्यूक्लियस का। सो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इजीली वे में क्या कर जाता है? बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर। और जब इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बाहर जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल, तुमने क्या सुना है कि जो नंबर ऑफ, द पॉइंट इज कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, है कि नहीं? बताओ, है ना बालक्स? है ना? सो जब तुम्हारे पास if a single electron comes out, if a single electron comes out, there is a extra proton on तुम्हारे पास क्या भाई? एटम। ठीक है? सो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आता है, जैसे मान लो ये एटम है, सोडियम एटम है, सोडियम एटम के लास्ट में क्या है तुम्हारे पास? सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है ना? तो ये जब बाहर आता है तो इस एटम के ऊपर क्या बढ़ जाता है? एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो एक प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो तुमको मालूम है ना? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, किस फॉर्म में बाहर आएगा बेटा? कैथोड रे के फॉर्म में बाहर आएगा, है ना? और तुम्हें मालूम है जिधर की कैथोड रे बाहर निकलती है वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? जब तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? तुम्हारे पास भी पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे और देयरफॉर दैट इज व्हाई एटम को हम क्या बुलाते हैं? कैटायन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? कैटायन बुलाते हैं। तो कैटायन कैसे क्रिएट होता है? मेरे को एक ही आवाज़ आ रही है। बालक्स जिंदा हो, अदिति, आस्था, मीत, विवेक, क्रिस, है कि नहीं? क्या है पॉइंट? कैटायन कैसे क्रिएट होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन leaves the parent site of atom, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और कैटायन उस एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ
electrons leaving the atom increases the increases the total charge of atom by same magnitude but of opposite polarity. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज कि ये एटम बाहर कैसे आएगा. एक बात हरदम याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आएगा. इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तुम्हें 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ बाहर से आउटसाइड मटेरियल सप्लाई करना होगा. क्या सप्लाई करना होगा? आउटसाइड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी सप्लाई करो, लेकिन तुम्हें सप्लाई करना होगा. क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, अगर टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सब कुछ कांस्टेंट रहता है तो एटम क्या रहता है? स्टेबल रहता है बेटा. ये मैंने डिस्कस कर ली थी. उसके बाद मैंने तुम्हें बताता हूँ, व्हेन एटम्स आर इंडिविजुअली प्लेस्ड सच दैट दे रिमेन स्टेबल, दे आर कॉल्ड एज गैसेस. तो ये एटम क्या है? गैसेस के फॉर्म में रहेंगे. कब तक भाई? जब तक तुम उनकी टेम्परेचर वगैरह चेंज ना करो. टेम्परेचर वगैरह चेंज करोगे तो एटम्स क्या चीज़ में फॉर्म हो जाएंगे? कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में अलग अलग होने लगेंगे. नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनायंस? देखो अब एनायंस किसको बोलते हैं बेटा? ये समझ में आया कि नहीं आया? कैटायंस किसको बोलते हैं, है ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तब अच्छे समझ में आ रहा है. जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारे पास सोडियम. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मीत सोडियम का एटॉमिक नंबर तुमसे हम पूछा. मीत 11. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? K11 में 281. बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? 1 है, मतलब लेस इलेक्ट्रॉन है ना, है कि नहीं? सो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इजीली बाहर निकल सकता है. इजी वे में थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करोगे, बाहर निकल जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सोडियम के पास एक प्रोटॉन बढ़ेगा और वो हम क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रॉन के जैसे ही बाहर आएगा, Na+ कैसे क्रिएट होगा? दिस वाज योर Na, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ हीट, दिस Na इज कन्वर्टेड टू Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन. दिस शोज सोडियम एटम विथ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट एज कैटायन. क्या बोलने वाले हैं इस चीज को? कैटायन. ठीक है ना? एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या इसको बोलते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट नेक्स्ट थिंग इज एनायंस. किसको बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ एनायंस. नाउ पॉइंट इज कि व्हेन the last cell have extra electrons, extra valence electrons. बेटा तुम लोग के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे क्या? ये सारा चीज पढ़ के मेरे को कभी कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है. मैं परेशान हो गया. कोई क्वेश्चन पूछो. बालक, अदिति, आस्था, मीत, विवेक, क्या हार्ड टॉपिक नहीं है? ओके, विवेक, क्रिस, मनीष, कोई डाउट वगैरह? भाई कोई डाउट नहीं आते तुम लोगों को? ओके ठीक है, चलो. आस्था को डाउट नहीं हो रहा है ना? सो देखो एनायंस में क्या बोलते हैं? व्हेन द लास्ट हैव एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन इंस्टेड ऑफ रिपल्सन, देखो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बैक, देखो मैंने तुम्हें ऑक्टेट रूल के हिसाब से नहीं बताया. किसके हिसाब से बताया?
यहाँ पे देखो मैंने फिजिक्स के थ्रू बताया, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैंने ये फिजिक्स के थ्रू बता दिया तुमको इजी वे में। अब बात और है इसके साथ जो मैं कहना भूल गया कि भैया केमिस्ट्री भी तो बता रही है, और केमिस्ट्री क्या बता रही है कि दिस हैपेंस मेनली टू कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो तुम लोग 12th में जाके पता है ये चीज़ सीखोगे क्यों ऑक्टेट नेसेसरी है। पता है एटम का एक शेप होता है बेटा, एटम्स के ऊपर एक शेप होती है, अच्छी खासी शेप होती है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है एटम, ठीक है ना। तो वो एटम अरेंज तभी हो पाएगा जब उनको हम क्या सप्लाई करेंगे, ये जो चीज़ें हैं, ये जो तुम्हारे पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, क्या होता है कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शेप को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एटम की शेप परफेक्ट बनती है, ये तुम 12th क्लास में सीखने वाले हो, और इसी की वजह से ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि कैटायंस में क्या होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो लास्ट सेल में अब क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स बचता है, और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है, दिस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन करता है क्या है बेटा, इट मेक्स, ऑल्दो देखो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये करता क्या है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मेक्स द एटम स्टेबल। क्या करता है बेटा, स्टेबल बनाता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन एक बात हरदम याद रखना कि ये Na+ या फिर जितने सारे ये कैटायंस एनायंस होते हैं बेटा, ये अनस्टेबल कंपाउंड्स है। एटम क्या है एक्चुअली में, स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है, सारे के सारे अनस्टेबल कंपाउंड से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। समझ में आया कि नहीं, आयंस जल्दी नहीं बनते, आयंस बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। लेकिन ऑल्दो दीज आयंस आर व्हाट, अ काइंड ऑफ स्टेबल, व्हाई, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चर वाइज स्टेबल। समझ में आया कि नहीं यार, ठीक। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर क्लियर करें। So when the last cell have extra valence electrons, then instead of sending electrons back, they accept the electrons to complete octet configuration. Octet configuration, ठीक। देखो क्या है कि जैसे एनायंस, जैसे अपन के पास एग्जांपल क्या है बेटा, क्लोरीन, ठीक। एक पॉइंट लिखते हैं, दिस ऑक्टेट एक्चुअली, दिस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली makes anions structure wise stable, ठीक है। इतना डीप कोई नहीं बताएगा, तुम्हारे केमिस्ट्री वाले टीचर्स भी नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहीं से बेटा, देखो ये जो डिस्कवरी थी ना एनायंस की, एक्चुअली मेजर इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर लेकर आती है। किस बात के लिए, तो डिस्कवरी ऑफ तुम्हारा नॉर्मल, जैसे अपने पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बोलते हैं कि केमिस्ट्री क्यों बना, फिजिक्स से वो अलग क्यों हो गया। एक बात बताओ, केमिस्ट्री भी फिजिक्स का पार्ट था, लेकिन ये वो केमिस्ट्री क्यों बना, तो वो तुम्हें एनायंस में समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, तो देखो इधर देखो, ये न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, पॉजिटिव प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक है ना, एंड इसके बाहर ऑर्बिट से, देखो ये क्या है तुम्हारे पास, क्लोरीन एटम हम कंसिडर कर रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन मालक 70, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287, ठीक। इधर देखो, तो ये तुम्हारे पास ऑर्बिट्स हो गए, 4 ऑर्बिट्स, ठीक। सजा दो, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
someday I will tell why I have drawn the electrons opposite. Someday I will discuss about this, the physical meaning of this also. And then there are 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. See, now see one point. अब देखो, अब तुम खुद इस अरेंजमेंट के थ्रू समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। देखो एक पॉइंट नोटिस करो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी अवेलेबल है कि नहीं है। देखो तो सेम वेलोसिटी अवेलेबल है, तभी तो ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे और इजीली क्या कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे, है कि नहीं, बताओ, है ना बालक, है ना। लेकिन एक पॉइंट देखो, जैसे मैंने अपोजिट ड्रॉ किया, अपोजिट से क्या हो रहा है, पेयर क्रिएट हो रहा है। पेयर क्रिएट होगा तो वो इजीली एक ऑर्बिट में स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, ये देखो नोटिस करना, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अपोजिट पेयर है ही नहीं, यहाँ पे गैप है। इसको फिलअप करने के लिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ऑल्दो ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर वाइज स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाइज स्टेबल। ये जो डिस्टेंस है ना, वो बड़ा सा डिस्टेंस नहीं रहेगा, एक बड़ा सा गैप क्रिएट नहीं होगा, अब एक छोटा सा गैप क्रिएट करके ये टर्म क्या हो जाएंगे, स्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? एंड दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर वाइज। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्रिस, विवेक, मनीष, है ना, आस्था, अदिति, है ना, ठीक है ना, अदिति, आस्था यहीं पे हो, है ना, ठीक। सो देखो व्हाट हियर ओनली वन थिंग इज अवॉइडेड। देखो यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये प्रोटॉन्स है, यहाँ पे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ऑल तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस पॉजिटिव चार्जेस का। अब देखो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, एक बात बताऊँ तुम, अब चमत्कारी दुनिया का राज सुनोगे। एंड यहीं पे आता है तुम्हारा फिजिक्स का नया रूल। चलो डिस्कस कर लेते हैं, 12th में पढ़ना है पर डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एज ए ऑफ कूलम। कूलम का तो नाम सुने ही, कूलम्स लॉ। तो तुम्हें मालूम है ना, क्या क्लास 10th में सिखाया जाता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया ये चार्जेस भी मायने रखते हैं। समझ में आया कि सिर्फ डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। जैसे मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, m1 एंड m2 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, वैसे ही कूलम भी चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो दो चार्जेस हैं, Q1 एंड चार्ज Q2, एंड इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक मनीष, डिस्टेंस r है, देन ये जो कूलम्स लॉ है ना, वो क्या चीज़ के बराबर होगा, इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट k Q1 Q2 बाई r²। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बोलो, और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑल्सो। अब देखो एक बात, यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस कर, अरे यार बहुत जल्दी हो जाए। देखो यहाँ पे KLMN, सेल्स कितने हैं, 3। सोडियम में भी सेल्स कितने हैं, 3, ठीक है। मतलब सोडियम का जो लास्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या भैया, ये जो डिस्टेंस है R1, और यहाँ पे भी ये जो R1 है, देखो ये मान लो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस क्या है बेटा, R1 है ना, तो ये जो डिस्टेंस R1 है ये लगभग क्या है, सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे लास्ट सेल में कितने चार्जेस प्रेजेंट है बेटा, 7 चार्जेस प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, 7 चार्जेस प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स भी 7 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू क्या कर जाएगी, इन क्लोरीन। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सोचो ये सर कहाँ से सब थ्योरी लेकर आते है ना, बताओ है कि नहीं बालक्स? अरे भाग गए क्या सब, मुझे लग रहा है भाग गए हैं सब, डर क्यों मारे हो? यहीं पे हो ना बेटा, हवाइयाँ तो नहीं उड़ रही है ना, बताओ किसी की हवाइयाँ उड़ रही हैं क्या? क्रेस, विवेक, मनीष, अभिनव, अदिति, आस्था, उड़ रही हैं हवाइयाँ? नो ना, तो देखो हवाइयाँ जब उड़ेगी तो बता देना, मैं अच्छा चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन क्लोरीन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, Q2 वाला
होता है लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन, बस इसको लिख लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोडियम लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन सी यार इधर देखो, तुम लोग को एक चार्ट पेपर में अच्छे से समझा देता हूँ, एक टेबल लेके समझा देता हूँ, दोनों को अलग अलग करके, है ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये तुम्हारे पास टेबल हो गया। मैं लास्ट सेल के बारे में बात करूँगा। ये है तुम्हारे पास सोडियम एटम Na, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन 281। ये क्या है, क्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन 287। जस्ट सी दिस, जस्ट सी द ब्यूटी, जस्ट सी द ब्यूटी। अभी ब्यूटी तुम्हें दिखाई पड़ेगी, ब्यूटी देखो, ब्यूटी हमारे दीदी का नाम था, शादी ब्याह हो गया, मतलब अपनी दीदी नहीं। देखो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है बेटा, 11 प्रोटॉन्स, ठीक है, 11 प्रोटॉन्स, ठीक। यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारे पास क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर न्यूक्लियर, सॉरी, ये है तुम्हारे पास न्यूक्लियस, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 17 पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 17 पॉजिटिव चार्जेस, 11 पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे लास्ट सेल में सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 1, कितना प्रेजेंट है, 1, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, R1 डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे Cl में कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस होते हैं। मान लो इसके भी डिस्टेंस क्या है, R1 R2, ठीक है, R2 लिखो। नाउ मैंने क्या बोला, सिंस देखो ये सेल की डिस्टेंसेस, ये 3 सेल है, इसके भी सोडियम के भी क्या है, 3 सेल है। इसका मतलब क्या होगा, R1 एंड R2 सिमिलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। R1 मस्ट बी सिमिलर टू R2 है कि नहीं, लगभग सिमिलर होगा कि नहीं होगा, बताना, होगा ना, है ना। मैं कूलम्स लॉ क्या बोला हूँ, कूलम्स लॉ क्या बताया हूँ तुम लोग को, पहले लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। कूलम्स लॉ तुम्हें क्या बता रहा हूँ, क्यों नहीं सिमिलर होगा, बताओ अभिनव। सेल 3 ही है ना, बताओ, है ना अभिनव, है ना। एक बात बताओ, मतलब ये तो एटम है ना, सिमिलर, मैं सेम नहीं, मैं सिमिलर लिखा हूँ। देखो सिमिलर लिखने का मतलब है कि डिस्टेंस की बहुत माइन्यूट डिस्टेंस होने वाला है, तो उस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम से सिमिलर। क्योंकि देखना तुम, सोडियम एटम में 114 नैनोमीटर के आसपास होता है, फर्मी के 114 फर्मी के आसपास होता है, और क्लोरीन में होता है 109 फर्मी के आसपास, सिर्फ 4 फर्मी का डिफरेंस। मतलब भैया 10 का पावर -14 में 4 फर्मी का डिस्टेंस कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो देखो तुम अभिनव एक बात बोले कि यहाँ पे अट्रैक्शन क्लोरीन में ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो पहले तुम्हें आज रेडियस पीरियोडिक टेबल भी कंफर्म मालूम चलता है। तो देखो फोर्स, कूलम फोर्स क्या बोलता है, इट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। सबको यहाँ पे है ना, क्रिस, विवेक, आस्था, अदिति है कि नहीं, विवेक समझ में आ रहा है ना, विवेक, भाग्य, विवेक, ठीक। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ कि F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। नाउ सी हियर, एकदम सेम वही फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ। तो ये फोर्स क्या बोलता है कि अगर 2 चार्जेस प्रेजेंट है, 2 चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो किस फोर्स से करेंगे बेटा, इस फोर्स से करेंगे, एंड दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्जेस के ऊपर मैग्नीट्यूड है ना। अब एक बात नोटिस करो यहाँ पे देखो, सिंस R1 एंड R2 हम सिमिलर मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें किस चीज़ के ऊपर मेनली बात करना होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के बारे में बात करना है कि नहीं। सो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, और अंदर में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मान लो +11 हम मानते हैं, और इसका हम चार्ज कितना मान लेते हैं, +1 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कैसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, E से डिनोट करते हैं ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो 1 ही हो गया, है कि नहीं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट है तो 11 ही हो गया, है कि नहीं, बताओ 11 ही है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फोर्स है वो कितना के बराबर है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ क्यों नहीं लिखेंगे, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर, एक सिंगल प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अरे बालक तुम लोग को ये तुम लोग को उठा के फेंकेंगे हम, क्या पढ़े हो, हाँ उठा के ना तो जाड़ेंगे तुम लोग। हाँ उससे कोई मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, देखो हम क्या बोलते हैं कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है is equal to charge of proton and that is nothing but plus of magnitude of E होता है, ठीक है। प्लस माइनस हटा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ E के बराबर होता है। E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। पता है कि नहीं पता है, विवेक, मनीष, क्रिस, पता है कि नहीं, अदिति, आस्था, है ना, पता है ना, विवेक यहाँ पे हो, विवेक बोल नहीं रहा है, विवेक यहीं पे हो ना, क्लास कर रहे हो ना, तो कुछ और देख रहे हो, ओके। सो देखो इधर थोड़ा सा लार्जर, थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन है लेकिन अच्छा डिस्कशन है। देखो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अब एक सिंगल प्रोटॉन का चार्ज कितना है, E के बराबर है, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन तो 11 ही हो गया। चार्ज ऑफ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही, यहाँ पे फोर्स क्या इसके बराबर है 11 इंटू 1 ही कर दो बेटा, 11 इंटू 1 कितना के बराबर है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 11 E स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मानते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ पे भी हम चार्ज ऑन फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ठीक है, कितना है 1 ही के बराबर है ना। बट चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया इस बार, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 17, कितना 17, एंड दैट्स एन इनॉर्मस फैक्टर। अब ये जो फोर्स है वो कितना के बराबर है 17 E स्क्वायर के। मैग्नीट्यूड देख रहे हो 6 टाइम्स ये फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स कितना ज़्यादा है 6 टाइम्स फोर्स ज़्यादा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा क्या, नहीं ना। ऑल्दो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये सामने वाला इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, लेकिन ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो कितना है 6 टाइम्स मिनिमम ज़्यादा है। एंड दैट्स एन इनॉर्मस, दैट्स एन रियली एन इनॉर्मस वैल्यू, एंड दैट इम्प्लाइज दैट in chlorine the force of attraction is greater and that is why radius of chlorine is what smaller। देखते हो कि नहीं, periodic टेबल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि साइज सुनोगे, क्या सुनोगे बेटा, कि साइज ऑफ एटम decreases as we move from left to right। तुम लेफ्ट टू राइट जब ट्रैवल करोगे ना बेटा, तो साइज जो होगा बड़ा से क्या हो जाएगा छोटा। एक्सेप्शन क्या है, नोबल गैसेस अचानक से बड़ा हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, मनीष क्लियर है, विवेक क्लियर है ना, आस्था, अदिति क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, अभिनव, गरुण्या, अदिति, आस्था एकदम चमका। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट। और यही चीज़ तो तुम मेरे पास सीखोगे। और इसीलिए जो ये एनायंस होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, लूज नहीं कर पाते हैं। वो स्ट्रक्चर को सिमिलर करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सिमिलर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। सो एनायंस कैसे बनता है, एनायंस क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट, पॉइंट क्या है, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ में आया तुम्हारे अनुराग भैया की रैंक क्यों है NIT में, समझ में आया। अरे सॉरी तो भाई IIT, दे एक्सेप्ट IIT मद्रास मेरे को नहीं मिला था और मेरे लिए सबसे बुरी बात थी। आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281 है, ठीक है, 287 है।
तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो Cl कैसे, Cl क्या करेगा, Cl कैसे जाने वाला है, ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन कैसे होगा, कैटलिस्ट अब तुम प्रोवाइड करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे, कैटालिस्ट, और ये क्या करेगा, Cl माइनस क्रिएट करेगा बाय एब्जॉर्बिंग प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? सो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, इस बार देखो सोडियम का रिएक्शन कैसे दिखाया था बेटा, प्रोडक्ट्स दो होते थे, प्रोडक्ट्स क्या होते थे, दो होते थे। सोडियम में क्या होता है, प्रोडक्ट्स दो होता है, रिएजेंट एक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे रिएक्टेंट्स दो होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। सो कैटायंस क्या करते हैं, लूज करते हैं, एनायंस की टेंडेंसी क्या होती है, एक्सेप्ट करने की होती है ड्यू टू हायर अट्रैक्शन फोर्स, ताकि वो एटम को अपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर पाए, ऑक्टेट की तरह स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर कर पाए। ठीक है, और यहीं पे आता है तुम्हारे पास बॉन्डिंग। क्या बॉन्डिंग, यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग क्या करता है एक्चुअली में, इट हेल्प्स। बेटा तुम लोग खाना खा लिया हो ना, डिनर कर लिया हो ना, 10 बजे तक क्लासेस चले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो इधर देखो क्या है, इट हेल्प्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू गेट स्टेबल। ठीक है, क्या करता है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाता है। एंड सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली आयनिक बॉन्डिंग हियर, देखो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, इट हेल्प्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू गेट स्टेबल बाय, अब ऐड हो जाएगा बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो होता क्या है एक्चुअली में, मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये जो कैटायंस और एनायंस होते हैं एक्चुअली में दे आर काइंड ऑफ अनस्टेबल। सिंस व्हाई अनस्टेबल, क्योंकि अभी भी इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्जेस प्रेजेंट है। अगर Cl माइनस क्रिएट हो तो उसके ऊपर माइनस चार्ज प्रेजेंट है ना। उन माइनस चार्ज की टेंडेंसी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो भाई कम्बिनेशन नेचर। कैसे, तो देखो इधर क्या है, जैसे मैंने क्या किया, Na को उठाया, सोडियम एटम को उठाया और क्लोरीन एटम को उठाया। ठीक है, नाउ सी हियर, नाउ सी Na की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी। Na क्या करेगा बेटा, उसको मालूम है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8 में चेंज होने वाली है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने वाली है जब वो इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। क्लोरीन को पता है कि वो अपने ऑर्बिट को स्टेबल रख सकता है और अच्छे वे में स्ट्रक्चर बना सकता है अच्छा खासा, जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को 6-7, ठीक है, जब वहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन पे अगर प्लेस कर देता है तो इस एटम को वो क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर कर सकता है। तो वो क्या करेगा, Na से इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड क्या करेगा, NaCl के साथ एक परमानेंट बॉन्डिंग बना लेगा। क्या बनाएगा बेटा, परमानेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कहने का मतलब ये है कि अब ये Cl जो है वो Na के साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट होने का मतलब ये है कि Na प्लस में परमानेंटली रह सकता है, Cl माइनस में परमानेंटली रह सकता है, लेकिन अब दोनों एकदम से परफेक्टली स्टेबल एटम्स का मॉलिक्यूल बना देंगे। मतलब क्या बनाएंगे, इसके बाद वो एक परफेक्टली क्या बनाएंगे, ये चीज एक परफेक्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, कंपाउंड। सो एक्चुअली में होता क्या है, सुनो, बॉन्डिंग का काम क्या होता है। अरे ये विवेक और मनीष कहाँ भाग गए क्या,
आस्था, अदिति, अभिनव, हेलो। अरे उनसे बोला करो, डरा ना करे भाई, जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि ये बात हरदम याद रखना कि ये जो NaCl है ये क्या है, एक परफेक्टली स्टेबल बन सकते हो कंपाउंड। तो बॉन्डिंग एक्चुअली में क्या करता है, बॉन्डिंग तुम्हारे हेल्प करता है कि तुम क्या कर पाओ, ऑक्टेट रूल को कंप्लीटली स्टेबल वे में अटेन कर पाओ। क्या कर पाओ, ऑक्टेट रूल को, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से गेन कर पाओ, तो बाई अ स्टेबल। एंड वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बाई क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन, बाई क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन एटम। जैसे NaCl है तो Na ने एक्चुअली में यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दिया हुआ है एंड Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। Na के पास भी 2s कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है और Cl के पास भी 2s कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। नाउ दे आर अ परफेक्ट कंपाउंड एंड दे आर एक्चुअली क्वाइट गुड कंपाउंड सिंस क्या है, यहाँ पे Na पॉजिटिव चार्ज होते हैं और Cl क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ आपस में बॉन्डिंग हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसके थ्रू वो स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं, कैसे भाई, तो वो स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं बाय ऑब्टेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर परमानेंट टाइम एंड दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर वे ऑफ असेंबलिंग इन ईच अदर इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्लियर है, आयनिक बॉन्ड क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? आज जाके बताओ, कोई किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो गया?